दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर नोबेल प्राइज़ होता क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये किस किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी फैक्ट को जानने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो बनाने में मेहनत लगती है वो काफ़ी मेहनत अधिक लगती है। और आई होप कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इस मेहनत को जो है आप समझते होंगे कि आखिर जो है मेहनत का जो है रिस्पॉन्स किस तरह मिलना चाहिए और किस तरह नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा नोबेल प्राइज़ जो टॉपिक है उससे जो फैक्ट बनने वाले हैं और इसकी जो है पीछे की हिस्ट्री जो है ये क्या है और क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, नोबेल प्राइज़ यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है ये हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो IIT एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे थे वो हम लोग रेगुलरिटी के साथ बनाए रखेंगे। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है 50 जो 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है उसमें से 50 क्वेश्चन का साइंस का और 50 क्वेश्चन का सोशल साइंस का और 50 क्वेश्चन का मैथ का, यानी तीनों को 1-1 पार्ट में कर करके हम लोग 1 बाई 1 करके पूरे डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो और इस तरह जो है टॉपिक बाई टॉपिक जो है इस तरह जीके का भी सेक्शन हम लोग लेकर चलते रहेंगे, जिससे जो है हम लोग ये भी पढ़ लेंगे और हमारा प्रैक्टिस जो है वो भी जारी रहेगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ की स्थापना की बात करें कि आखिर नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई। तो वो जो है आपका नोबेल प्राइज़ की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई। आखिर नोबेल प्राइज़ की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई तो आखिर क्यों हुई, क्या कारण था कि इसको लाना जो है ज़रूरत था, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या था। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका जो नाम था आपका अल्फ्रेड सॉरी दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल करके जो है एक वैज्ञानिक थे, जिनके ही नाम पे जो है नोबेल प्राइज़ का जो है ये शुरू किया गया था। तो इसके पीछे की भी हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के ही नाम से क्यों दिया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, इनके बारे में यदि हम लोग जाने तो इनका जन्म जो हुआ था 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है आपके स्वीडन के, इनका जन्म जो हुआ वो स्वीडन के स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, स्कॉटलैंड नामक एक शहर है, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। चूँकि अब इनकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में जाने तो अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एक जो है महान वैज्ञानिक थे, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यानी कि ये जो है अपनी पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग की थी। सबसे पहले जो है इन्होंने 9 साल तक स्वीडन के स्कॉटलैंड में अपना जो है समय गुजारा। 9 साल तक जब थे तो 9 साल के बाद जो है इन्होंने स्वीडन के स्कॉटलैंड नामक शहर, जिनका यहाँ जो इनका जन्म स्थान था, इसको छोड़कर ये रूस चले गए। और रूस कब चले गए, 9 साल बाद 1833 में 6 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 1843 ईस्वी में ये रूस चले गए और रूस में जो है आगे की पढ़ाई की। अब जो है आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हो गई और हो गई। अब जब आगे की पढ़ाई हो गई तो उसके बाद जो है इनको बनना था केमिकल इंजीनियर, यानी कि जो है ये रसायन के क्षेत्र में काफ़ी जो है विख्याति है, यानी कि इनके पास जो नॉलेज भरा पड़ा था वो रसायन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा था। तो ये जो है रसायन के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा कर गुजरने के बारे में सोचते थे। तो ये सोचे क्या कि हम केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये रूस को छोड़ फ्रांस चले गए और फ्रांस में इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। क्या हुआ, इनका जन्म 1833 में स्वीडन के स्कॉटलैंड में हुआ। उसके बाद जो है ये 9 साल की एज के बाद जो है रूस चले गए और रूस के बाद जो है आगे की पढ़ाई करने के बाद डिग्री की पढ़ाई अर्थात जो है केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने रूस को भी त्याग दिया, छोड़ दिया और फ्रांस चले गए और फ्रांस में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब उसके बाद जो है इन्होंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जो है
टोटल जो रिसर्च की खोज जिसे बोल सकते हैं हम लोग, जो टोटल खोज की इन्होंने 355 जो है चीज़ों की खोज की, 355 चीज़ों की खोज की। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका आता है नाम डायनामाइट का। किसका आता है दोस्तों? डायनामाइट। आई होप कि आप इस नाम को सुने होंगे और इसके बारे में भी जानते होंगे। इसका जो है उपयोग जो है विस्फोट वगैरह के लिए किया जाता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ के को बनाने के लिए और उसमें अग्रसर भूमिका को निभाने के लिए इस डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनकी टोटल खोजें जो हुई थी वो 355 थी और 355 खोज में से सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी वो आपके डायनामाइट थी। तो डायनामाइट की खोज यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में, और काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के से रिलेटेड। तो इसमें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर डायनामाइट की आविष्कार किसने की थी? तो वो आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने ही डायनामाइट की आविष्कार की थी। अब ये डायनामाइट की आविष्कार कैसे किए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार जब आप सोचेंगे तो क्या होता है, जब हम लोगों को ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है, तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कुछ पैसा वगैरह कुछ ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? जुगाड़ वगैरह लगाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी ना खरीदने का या कुछ भी जुगाड़ लगाने का जो है हम लोग सोचते हैं। तो उसी प्रकार जो है इनकी फैक्ट्री चल रही थी, उस फैक्ट्री में जो है विस्फोटक पदार्थ की जो है आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ी? विस्फोटक पदार्थों की आवश्यकता पड़ी। अब उसको विस्फोट वगैरह कराने के लिए इन्होंने इनको तो विस्फोट की जरूरत पड़ गई। अब जब जरूरत पड़ गई तो ये जो है विस्फोट करने के लिए, यानी कि जो है आपके बम वगैरह फटता नहीं है, उस तरह के विस्फोट कराने के लिए ये रिसर्च शुरू कर दिए और अंततः जाकर डायनामाइट की खोज की और सबसे पहले अपने ही फैक्ट्री में इस डायनामाइट का जो है परीक्षण कर लिया। उसमें ही जो है इसका उपयोग करके अलग अलग जो है विस्फोट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, जिससे जो है इनकी जरूरत भी पूरा हो गई और ये एक डायनामाइट विश्व में उभर कर निकला जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। तो आई होप आप इसके पीछे की भी हिस्ट्री जान गए होंगे। डायनामाइट की खोज कैसे की अल्फ्रेड नोबेल ने? अपनी फैक्ट्री में जरूरत के हिसाब से इन्होंने रिसर्च शुरू किया और उसके बाद डायनामाइट की खोज कर दी। अब देखिए, अब जो है इतनी चीज़ें जानने के बाद अब ज़्यादा ना जानते हैं और उसके बाद जान लेते हैं कि इनका जो देहांत हुआ वो कब हुआ था। तो इनका देहांत दोस्तों 1893 में हो गया। कब हुआ था दोस्तों? 1893 में इनका जो है देहांत यानी कि मृत्यु हो गई। 1893 में जब मर गए तो उसके बाद ये अपने वसीयत में काफ़ी कुछ लिखकर और काफ़ी कुछ छोड़कर चले गए। यानी कि इनकी जो खोजें थी, इनके द्वारा जो है जमाई गई राशि थी, इनके द्वारा जमाए गए धन दौलत जो भी थे वो ये अपने वसीयत में उसके बारे में सारी चीज़ें लिखकर चले गए। अब देखिए वसीयत की बात आती है तो वसीयत ये 1896 ईस्वी में यहाँ के राजा, अब यहाँ के राजा मतलब कि कहाँ के राजा? आपके स्वीडन के स्कॉटलैंड के राजा। कहाँ के? स्वीडन के स्कॉटलैंड नामक शहर के जो है राजा यहाँ पे वहाँ पे जो है अभी भी जो दोस्तों राज शासन ही चलता है, यानी कि वहाँ पे अभी भी शासन जो है राजा ही करते हैं। तो वहाँ पे जो है वसीयत जो है यहाँ के स्वीडन के राजा पढ़े इनकी, तो इन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखा था कि हमारे द्वारा जो भी जुटाए गए धन दौलत और जो भी रुपए है वो सारे रुपए के जो भी ब्याज बनेंगे और सारे धन के जो भी ब्याज बनेंगे उस ब्याज की यानी कि इंटरेस्ट की 96%, कितना दोस्तों? 96% जो धन राशि होगी किसकी? उनके द्वारा जमाए गए धन की ब्याज की 96% जो राशि होगी वो हम इस न कि स्वीडन के लोग बल्कि विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति है जो अच्छे काम कर रहा है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे काम कर रहा है, तो उनको इस 96% जो राशि है उसमें से उनको बांटा जाएगा और उनको दिया जाएगा, वो भी हमारे नाम से। तो ये उनकी वसीयत में लिखी थी। अब चूंकि इनकी वसीयत में लिखी थी और इनके पास जो है उस समय काफ़ी अधिक पैसे थे, तो ये इनके जो 96% ब्याज बनते थे उस 96% ब्याज को क्या किए, यहाँ के राजा जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी अलग अलग क्षेत्र में अच्छे काम कर रहा है अपने देश के प्रति या विश्व के प्रति, तो उसको जो है
चुना जाएगा और उन चुने गए सभी व्यक्तियों को 96% धनराशि में बराबर बराबर भाग में बांट कर उनको नोबेल प्राइज नामक पुरस्कार जो है से नवाया जाएगा और उसके तहत जो है धनराशि दिया जाएगा। तो नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पर, बर्नहार्ड नोबेल के ही नाम पे नोबेल प्राइज यहाँ के स्वीडन के जो है राजा थे रख दिए कि नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पे दिया जाएगा। आखिर क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इन्होंने अपने वसीयत में लिखे थे कि हमारे जो भी धन दौलत है उनका जो भी इंटरेस्ट या ब्याज बनेगा उस सभी ब्याज को अच्छे कामों करने वाले व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। ओके, तो इसी कारण जो है इस प्राइज को लाया गया सामने और इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज को साल 1901 से शुरू कर दिया गया बांटना, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में देना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। तो अलग अलग क्षेत्रों मतलब कि क्या, अलग अलग क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में जो है अच्छे व्यक्ति कोई भी काम यदि व्यक्ति कर रहे हैं तो उनको दिया जाएगा पुरस्कार। ये तो अलग अलग क्षेत्रों का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक नंबर में साहित्य के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको दिया जाएगा। 2 नंबर में आ जाता है आपका रसायन के यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करेगा व्यक्ति उसको भी ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब उसके बाद 3 नंबर में आ जाता है भौतिकी के क्षेत्र में यदि व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको भी ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद 4 यानी कि 4th नंबर में आ जाता है चिकित्सा कहे तो बायोलॉजी भी आप कह सकते हैं इसको, चूंकि उस समय जो है चिकित्सा के ही रूप में सामने लाया गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर इसको बायोलॉजी के क्षेत्र में भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिकित्सा एक तरह से बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में कहिए या आप बायो के क्षेत्र में भी कह सकते हैं। तो रसायन, भौतिकी और बायो नहीं लिखा है, इसका मतलब कि जीव विज्ञान गलत नहीं होगा, जीव विज्ञान मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में। और 5वां क्या था आपका? 5वां जो था आपका शांति के क्षेत्र में जो है इन 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कब? 1901 यानी कि 1901 में इस क्षेत्र, इन सभी 5 क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छे काम करेंगे उस व्यक्ति को चुना जाएगा। इसको चुनने के लिए एक चयन समिति होती है, स्वीडन के ही जो है चयन समिति होती है, वो जो है इस सभी क्षेत्रों को विश्व के तहत देखती है, उनको चुनती है और इन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति है उसको चुनकर उसको नॉमिनेट करती है और वहाँ पे उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके तहत जो है धनराशि दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि सर धनराशि आखिर दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 96% ब्याज, इनका जो धनराशि है वो तो प्रत्येक साल जो है उनका ब्याज जो होगा इनके धनराशि का प्रत्येक साल बढ़ते जाएगा, अलग अलग प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो उस तरह जो है इसमें इन लोगों का प्राइज का जो है एक निश्चित राशि नहीं होती है, ये बढ़ते घटते रहता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो है राशि कितना होती है, ये कोई निश्चित राशि नहीं होती है, ये बढ़ते रहती है। क्यों? क्योंकि इनके इंटरेस्ट 96% जो इंटरेस्ट बनता है उन्हीं 96% इंटरेस्ट को बराबर बराबर भागों में इस 5 क्षेत्र में बांटकर दिया जाने लगा। ओके, अब देखिए जब ये 5 क्षेत्र में जब दिया लगा तो 1969, कब दोस्तों? 1969 में एक छठा जो प्राइज जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देने के लिए यहाँ पे जो है इसको भी शामिल कर लिया गया 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। अब देखिए यहाँ के इसके पीछे की कहानी देखिए। 1969 में एक स्वीडिश एक बैंक है, स्वीडन में ही है, उन्होंने अपनी 300वीं वर्षगांठ मनाई। क्या बनाई? अपनी 300वीं वर्ष, जैसे हम लोग मनाते नहीं है क्या, हमारा जो है इंस्टीट्यूट का जो है 20 साल हो गया तो हम 20वीं साल बना रहे हैं, उसी तरह उस वहाँ की जो स्वीडन की एक बैंक थी उसने 300वीं वर्षगांठ यानी कि 300 साल उसके पूरे हो गए थे, इसलिए वो 300वीं वर्षगांठ पे जो है ये कही कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको हम अपनी तरफ से जो धनराशि बनेगी उसको हम अपनी तरफ से धनराशि के रूप में और नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है नोबेल प्राइज ही देंगे। यानी कि इसमें जो है आप अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लीजिए, हम इसकी धनराशि अपने बैंक के थ्रू आपको देंगे। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जब क्या हुआ, स्वीडिश बैंक, यहाँ पे भी लिख लेते हैं जिस तरह आपको याद रहेगा, स्वीडिश बैंक
स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ मनाएगी। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो इसको याद हो जाएगा। तो 300वीं वर्षगांठ मनाएगी। उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छे काम करेंगे उनको 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे इस 6 जो है क्षेत्र समझ गए होंगे। इन 6 क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है। किस तरह आप याद रखिएगा, पहला रसायन हो गया, पहला साहित्य हो गया, दूसरा रसायन हो गया, तीसरा भौतिकी हुआ, उसके बाद चिकित्सा कहिए, वायु कहिए, उसके बाद शांति हो गया, उसके बाद छठा आपका अर्थशास्त्र हो गया। और ये कब आया? 1969 में। इस तरह जो है क्वेश्चन काफी बनते हैं आपको ये एग्जाम में कि आखिर अर्थशास्त्र को शामिल किया गया तो कब के शामिल किया गया। तो ये आपका अर्थशास्त्र जो है 1969 में वो भी स्वीडिश बैंक द्वारा इसको शामिल किया गया। और इसकी जो भी धनराशि बनती है वो आपके इसी स्वीडिश बैंक के थ्रू दिया जाता है। तो और यहाँ पे यदि धनराशि की बात आ रही है तो धनराशि के बारे में हम आपको बता दें कि अलग अलग जो देश है वो भी यदि चाहे तो इस नोबेल प्राइज का एक फंड होता है, नोबेल प्राइज द्वारा जो एक फंड होता है उसमें यदि चाहे तो वो डोमिनेट कर सकती है उसमें और अपनी तरफ से पैसा दे सकती है। इस तरह जो है अलग अलग विश्व में अलग अलग देश जो है अपनी तरफ से भी कुछ धनराशि देते हैं जिससे जो है और अधिक धनराशि होता है। इस तरह जो है ये नाम बना रहता है अल्फ्रेड नोबेल का और नोबेल प्राइज के रूप में उनको दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे काम करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है अब हम लोगों को जानना क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है तो आखिर यहाँ पे हमारे देश यानी भारत में किनको किनको नोबेल प्राइज अभी तक दिया गया है और वो किस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, वो भी आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को विश्व के तहत अधिक नहीं पूछ सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे जो पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है अपने भारतीय नोबेल प्राइज किन्हें मिला है उनके बारे में जरूर पूछ सकता है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय के रूप में जान लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके साहित्यज्ञ थे। ये जो है कवि थे और काफ़ी अधिक साहित्य की रचना की थी। साहित्य की रचना करने के बाद जो है इनके सभी साहित्य की रचनाओं में एक गीतांजलि जो है का नाम आता है, यानी कि ये एक ग्रंथ है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? गीतांजलि। अब ये गीतांजलि क्या थी? इस गीतांजलि को जो है इन्होंने लिखा था और इस गीतांजलि को लिखा कब? तो इन्होंने 1910 में इस गीतांजलि को लिखा, लेकिन 1913 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला कब? 1913 में। अब देखिए 1913 में कैसे मिला? तो जब गीतांजलि इन्होंने 1910 में लिख दिया तो 1913 में जो है यहाँ एक अंग्रेज कवि थे, उनका क्या नाम है? उनका नाम जो है W.B. विट्स नाम है। अंग्रेज कवि जो है W.B. विट्स इनका नाम है। इन्होंने जो है इन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद करके एक अलग बुक जो है ये क्या कर लिए? बना लिए। अब वो बुक जो है पूरे विश्व में जो है चर्चा में आ गई। अब उसको देखा गया कि आखिर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाम आया रविंद्रनाथ टैगोर जी के। ये तो सिर्फ आपके अनुवाद करता न थे, ये तो सिर्फ अनुवाद किए थे, वो भी इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में पूरे विश्व में छा गई है बुक, जिसके कारण जो है इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। वो भी किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको साहित्य के क्षेत्र में इनको याद रखना है कि नोबेल प्राइज कब में दिया गया? 1913 में। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर इन्होंने गीतांजलि लिखी तो कब लिखी? तो इन्होंने गीतांजलि कब लिखी? 1910 में लिखी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो सीवी रमन आते हैं। तो सीवी रमन जो है इन्होंने 1930 में रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए
जो है भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया। कब दिया गया? 1930 में रमन प्रभाव, आप पढ़े होंगे 10th में। इस रमन प्रभाव के लिए जो है भौतिकी के क्षेत्र में इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अब बात आता है 3 नंबर पॉइंट जो है हरगोविंद खुराना जो है, ये जो है इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। डीएनए कोड जो होता है दोस्तों, डीएनए कोड, इसकी जो है इसके बारे में बताने के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। कब दिया गया? 1968 में दिया गया। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा 1968 में। ओके, तो यहाँ पे डीएनए कोड होता है। तो यहाँ पे क्या हमको याद रखना है? हरगोविंद खुराना। अब खुराना से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, खुराना मतलब खुराक, खुराक मतलब चिकित्सा। तो इस तरह आप चीज़ें को रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि हरगोविंद खुराना को जो दिया गया वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, और वो भी किसके लिए? डीएनए संश्लेषण या डीएनए कोड के बारे में जानकारी देने के लिए। वो कब? 1968 में, यानी कि जब आपका अर्थशास्त्र आया उसके 1 साल पहले। अर्थशास्त्र कब शामिल हुआ? 1969 में। तो 1 साल पहले यानी कि 1968 में इनको हरगोविंद खुराना जी को जो है डीएनए संश्लेषण के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया। अब उसके बाद आती है हमारी मदर टेरेसा। क्या आती है? मदर टेरेसा। तो इनको दोस्तों मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में समाज सेवा के लिए शांति के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? शांति के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे इनसे कैसे याद कर सकते हैं? मदर टेरेसा को 1979 में ईस्वी में, वो भी समाज सेवा में। आप समझ सकते हैं कि मदर टेरेसा जो है समाज सेवी थी, तो इसलिए समाज सेवी किस में आएगा? शांति में ही ना आएगा। तो समाज सेवा मतलब शांति के रूप में इनको के लिए जो है 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब उसके बाद हमारे आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनको जो है 1983 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1983 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया या दिया गया। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में किसके लिए दिया गया? चंद्रशेखर सीमा के लिए। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए। एक हम लोगों को फिजिक्स में, भौतिकी में पढ़ना है चंद्रशेखर सीमा। इसी के लिए इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है 1983 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे आप इसको ये भी याद कर सकते हैं कि आखिर किस लिए दिया गया था। चंद्रशेखर सीमा, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनकी जो है खोज। तो यहाँ पे चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अब आते हैं हमारे अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को 1998 में, कब दोस्तों? 1998 में जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले अमर्त्य सेन ही जो है भारतीय नागरिक थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अर्थव्यवस्था के लिए अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है? अमर्त्य सेन, अमर्त्य से अर्थशास्त्र। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं कि अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी कब? 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो 1998 में जो है अटल जी की सरकार थी, उस समय जो है इन्होंने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए जो क्या कदम होना चाहिए, जो हमको उठाना चाहिए, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताए थे। काफ़ी अच्छे एडवाइस दिए थे, जिससे जो है थोड़ी अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आई थी, लौटी थी और अर्थव्यवस्था सुधरी थी। तो यहाँ पे जो है अमर्त्य सेन के बारे में यही याद रखना है कि आखिर जो है सबसे पहले जो है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले अर्थशास्त्र में कौन से भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो वो आपके अमर्त्य सेन थे। कब? 1998 में। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि अटल जी की सरकार कब आई? 1998 में। तो इस तरह आप 1998 में जो है यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे वीएस नायपाल। तो वीएस नायपाल को जो है 2001 में साहित्य के लिए
नोबेल प्राइज दिया गया था। किनके लिए, किसके लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में। तो यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा याद नहीं रखना है, 2001 में जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। किनको? BS नायपाल को। तो दोस्तों अब जो है हमारे आते हैं वेंकट रामकृष्ण। तो वेंकट रामकृष्ण का जो है रसायन के क्षेत्र में, यहाँ पे रसायन के क्षेत्र में जो है, जो हमारा प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन का जो है, प्रोटीन में जो है राइबोसोम आते हैं, उनके कार्य प्रणाली और संरचना के आविष्कार के रूप में इनको दिया जाता है। यानी कि प्रोटीन के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली यहाँ पे देख लीजिएगा, कार्यप्रणाली के लिए जो है प्रोटीन, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि प्रोटीन के लिए राइबोसोम, या सिर्फ राइबोसोम समझिएगा कि रसायन के क्षेत्र में इनको प्रोटीन के लिए राइबोसोम के जो है कार्यप्रणाली और संरचना के लिए जो है इनको वेंकट रामकृष्ण को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन इनके साथ जो है 2 व्यक्ति और थे। कौन कौन थे? 2 व्यक्ति कौन कौन थे आपके? अदा ई योनथ, पहले थे आपके थॉमस ई स्टेज, और आपके दूसरे जो थे, दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दूसरे वैज्ञानिक जो है आपके अदा ई योनथ थे। कौन थे दोस्तों? अदा ई योनथ। ये जो है आपके अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन थे। और ये जो है आपके, ये अदा ई योनथ जो थे आपके इजरायली थे। कहाँ के थे? इजरायली। अब इनको जो है, इन तीनों को एक साथ जो है ये नोबेल प्राइज दिया गया था। अब यहाँ पे आपके माइंड में जो है, दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि वेंकट रामकृष्ण को जो है रसायन के क्षेत्र में और कब दिया गया था दोस्तों? 2009 में। 2009 में यहाँ पे ये लिख देते हैं। इस तरह जो है आपकी चीज़ें याद रख सकते हैं। यदि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देख रहे हैं ना, तो आई होप कि आप इसको कॉपी में अच्छी तरह लिख पाइएगा और इसको समझ पाइएगा। तो यहाँ पे वेंकट रामकृष्ण का जो है अमेरिका के जो नागरिक थे थॉमस ई स्टेज, और यहाँ पे जो है अदा ई योनथ जो इजरायली थे, इन दोनों के साथ और वेंकट रामकृष्ण जो है ये अमेरिकी मूल के थे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। जिस तरह अभी जो है कमला हैरिस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और वो अभी उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली है, और वो एक्चुअली जीत भी जाएगी, क्योंकि अब की बार जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है पलटेगी। क्योंकि कोविड-19 में जो है काफ़ी जो है वो ढीली बढ़े दिए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मौतें वगैरह हुई थी। तो इसलिए जो है वहाँ की सरकार जो है अब की बार हटने वाली है, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के चुनाव आई होप कि वो जीतेगी। और वो कौन है? कमला हैरिस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वेंकट रामकृष्ण जो है ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। यानी कि भारत के तमिलनाडु शहर जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और ये जो है बाद में जाकर अमेरिका में बस गए थे। तो यहाँ पे वेंकट रामकृष्ण को जो है थॉमस ई स्टेज जो अमेरिका के थे और इजराइल के जो अदा ई योनथ थे, इनके साथ संयुक्त रूप से 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। वो भी किसके खोज के लिए? प्रोटीन के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली को दर्शाने के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक बात आपके माइंड में दौड़ रहा होगा कि आखिर तीनों को संयुक्त रूप से मिला तो इनकी जो प्राइज है वो प्राइज को किस प्रकार इनको दिया गया होगा। तो ये जो है दोस्तों प्राइज की जो प्राइज के बारे में जो है था, यदि संयुक्त रूप से दिया जा रहा है तो प्राइज की जो बंटवारे की बात आती है वो आपकी चयनकर्ता समिति जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार इन तीनों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है। तो यदि आपके चयनकर्ता समिति चाहे तो 2 तरह से बांट सकती है, या तो वो प्राइज का जो धनराशि है उसको तीनों को बराबर बराबर धनराशि में दे दे, या फिर वो चाहे तो आधे करके
प्राइज का जो पैसा होता है उसको आधा करके आधे को एक को दे दे और आधे में दो व्यक्तियों को बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो किस प्रकार दे सकती है? दो तरह से दे सकती है, या तो वो बराबर बराबर भागों में, तीनों को बराबर बराबर भागों में बांट कर दे दे, या फिर उन धनराशि को दो भागों में बांटकर आधे को एक व्यक्ति को दे दे और आधे में दो व्यक्ति को जो है दे दे। तो ये जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि आखिर आधा जो है एक व्यक्ति लेगा और आधा में दो व्यक्ति, ये कैसे होगा? तो वो जो है वहां की चयनकर्ता समिति निर्धारित करती है और ये रूल है, तो इसी प्रकार जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे इनको जो है इसी प्रकार संयुक्त रूप से इनको जो है प्राइज मिला था। और ये क्या थे? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, पूर्ण रूप से भारतीय नहीं थे। ओके, तो आई होप कि आप वेंकट रामकृष्ण के पीछे की हिस्ट्री जो है जान गए होंगे। उसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी आते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को आप अच्छी तरह समझते होंगे कि इनको हाल ही में जो है 2014 में का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको किसके क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। शांति के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और कब दिया गया था? 2014 में। तो शांति के लिए 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये अकेले नागरिक नहीं थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, इनके साथ जो है शांति के लिए एक और जो है लड़की थी। वो कौन थी आपकी? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। अब यहाँ पे जो है बात आती है कैलाश सत्यार्थी की। जब कैलाश सत्यार्थी के बारे में जान जाए तो कैलाश सत्यार्थी जो थे ये छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जो गरीब फैमिली से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे कि जो वो पढ़ाई कर सके या खा भी सके। तो गरीब बच्चों को जो है अपने खर्च से अपने आवास को खोलकर अपने यहाँ रखते थे और उनको पढ़ाते थे। तो यहाँ पे जो है ये शांति का काम कर रहे थे और अच्छी काम कर रहे थे देश के प्रति, और ये विश्व के प्रति भी एक अच्छी पहल थी इनके द्वारा चलाई गई। तो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे जो गरीब थे, गरीब तलके से भी नीचे थे, जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं था, उनको अपने साथ रखकर उनको अपने से जो है क ख ग लिखवा कर पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे इसके लिए इनको जो है नोबेलकर्ता जो समिति थी, नोबेल फाउंडेशन जो होता है, उसमें जो चयनकर्ता समिति होती है वो जो है इनको चुनी। अब इसके बाद जो है इनके साथ ही 2014 में ही इनको मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को संयुक्त रूप से चूंकि दिया गया था, तो मलाला यूसुफजई को भी चुना गया था। आखिर मलाला यूसुफजई को क्यों चुना गया था? तो दोस्तों यदि मलाला यूसुफजई के बारे में यदि जाने तो मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की थी। अब यहाँ पे जो है आपके माइंड में ये बात खटक रही होगी कि एक तरफ जो है हम लोग बॉर्डर पे वार टू वार करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और एक तरफ जो है मलाला यूसुफजई और आपके कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुला करके नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात लगती है और जो है संबंध को जो है निकटता जो है देती है। तो लेकिन कितना भी कह लो पाकिस्तान को ये फर्क नहीं पड़ता, वो कितना भी अच्छी बातें कर लो, कितना भी अच्छा उसके बारे में सोच लो, वो बार बार जो है अपना जो है काम दिखा ही देता है। जिस तरह पुलवामा अटैक की करवाया और अभी भी लगातार फायरिंग टू फायरिंग करते रहता है पीओके में। तो ये जो है सुधरने वाला नहीं है और इससे जो है अपेक्षा भी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम जो है आप जिस तरह व्यवहार कीजिएगा उस तरह हम भी व्यवहार करेंगे। यहाँ पे ये बात नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारी भी देश की संप्रभुता वगैरह है, हम भी अपने देश के प्रति जो है कुछ सोचते हैं। तो आप जिस तरह रवैया दिखाइएगा हमारे प्रति, हम उस तरह दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि उस समय जो है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से जो है ये पुरस्कार दिया गया था, एक साथ बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो आप यदि मलाला यूसुफजई की हिस्ट्री के बारे में जाने तो मलाला यूसुफजई 17 वर्षीय थी, सिर्फ मात्र 17 साल की ये लड़की थी जब इनको 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो इनको आखिर क्यों, किस लिए चुना गया? जिस तरह कैलाश सत्यार्थी को चुना गया, इसी तरह इनको किस तरह चुना गया? तो मलाला यूसुफजई जो है 17 वर्षीय छात्र थी और ये जो है पढ़ने की इच्छा रखती थी।
और इनकी जो फैमिली भी थी वो काफ़ी अच्छी ग्रेजुएट वगैरह थी और काफ़ी जो है एजुकेटेड थी, तो वो भी इसको पढ़ाना चाहती थी। लेकिन यहाँ ये जिस गांव की थी वहाँ पे तालिबानी जो आतंकी थे वो घुसपैठ कर दिए थे, वहाँ पे रह रहे थे। और तालिबानी आतंकियों का कहना था कि यहाँ की कोई भी लड़की जो है वो पढ़ाई नहीं करेगी। लेकिन ये एक ऐसी लड़की थी मलाला यूसुफजई, ये अकेली उठी और अकेली जो है छुप कर जो है बस में बैठकर छुप कर जो है जाती थी स्कूल और पढ़ती थी। तो एक दिन जो है तालिबानी आतंकियों को इसके बारे में पता चला कि जो है ये जो लड़की है डेली जाती है, हमारी कहना नहीं मानती है, ये हम बोल रहे हैं ना जाने के लिए फिर भी ये जा रही है। तो एक दिन जो है बस को रोक कर उसके अंदर तालिबानी आतंकी जो है चले गए बस के अंदर और बोले कि यहाँ पे मलाला यूसुफजई कौन है। तो एक होता नहीं है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे के दिल में क्या कोई भी आएगा बड़े बड़े पिस्टल लेकर मुंह बांध कर जो है खतरनाक दिखेगा तो कोई भी बच्चा जो है डर जाएगा। उसी प्रकार जो है जब ये तालिबानी आतंकवादियों ने इस मलाला यूसुफजई का नाम लिए, सारे बच्चे जो है मलाला यूसुफजई की तरफ देखने लगे। तो वो समझ गए कि यही मलाला यूसुफजई है। वहीं पे जो है उसके कनपट्टी यहाँ पे जो है ये जो है ये पार्ट जो है ना, इस पार्ट पे गोली मार दी। अब ये पार्ट पे जब गोली मार दी पूरा ऐसे उड़ गया था। अब वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है इसके घर वाले परिवार वाले और वहाँ की सरकार जो थी उस गांव के जो है भी नेता वगैरह थे वो इसको जल्दी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से इनको फ्रांस जो है ये कर दिया गया था कि फ्रांस ले जाना पड़ा और फ्रांस में इनकी इलाजें हुई। डॉक्टर का कहना ये था कि ये जो है बच नहीं सकती है और बचने के बाद भी थोड़ी सी उम्मीद जब जगी तो उन्होंने बोला कि ये कोमा में ही रहेगी, सारी बातें को भूल जाएगी। क्योंकि चूंकि आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे जब गोली लगेगी तो ये पूरी जो है ये पूरी परत उड़ गई थी। तो ये जब अभी भी जो है मलाला यूसुफजई जब बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो है एक रिबन टाइप का जो है बांध कर जो है निकलती है। आप आई होप कि आप गूगल पर सर्च करते होंगे तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि मलाला यूसुफजई आखिर दिखती कैसी है। तो इसी कारण था जो है। अब उसके बाद भी जो है बच गई और इसके जो है दिल में साहस था इसलिए ये बच गई, क्योंकि उतना जो है यहाँ पे गोली लगना मामूली बात नहीं होता है। अब बचने के बाद जो है फिर पाकिस्तान में आई और वहाँ भी फिर से आतंकवादियों के विरुद्ध जो है ब्लॉग वगैरह जो है लिखा देता है। उसी प्रकार ब्लॉग वगैरह आतंकियों के विरुद्ध जो है लिखने लगी और उनके बारे में बताने लगी कि ये क्या है, कैसे कैसे क्या है। तो इसी के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज 2014 का शांति का जो था उनको और कल्याण सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो आई होप कि आप मलाला यूसुफजई के बारे में हिस्ट्री जो था जान गए होंगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे अंततः लास्ट में अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को हाल फिलहाल 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया है। 2019 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है और किसके क्षेत्र में दिया गया है, वो आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इनको अभिजीत बनर्जी जी को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इनके साथ जो है 2 व्यक्ति और हैं जिनको इनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया है, वो भी अर्थशास्त्र में। तो कौन कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आप यदि जानते होंगे तो आप जरूर बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अभिजीत बनर्जी जो है अंततः लास्ट 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला वो भी ये भी जो है हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी ही नागरिक थे। ये भी जो है आपके कलकत्ता शहर के जो है व्यक्ति थे, ये जो है अमेरिका में रह रहे थे। तो ये भी आपके भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे और अर्थशास्त्र के लिए इनको 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया। तो आई होप कि आपको ये पूरे जो है फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी गलती कोई भी मिस्टेक वगैरह हमारी तरफ से हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। हम आपके एडवाइस को जो है सम्मान देंगे। ओके चलिए, अब इतना कुछ जानने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट बच जाते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। क्या बचता है, चूँकि नोबेल प्राइज जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और हमारे भारत देश में जो है महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अहिंसा के जो है पुजारी थे। हिंसात्मक कार्य कभी भी नहीं उन्होंने किया था और न करने की सलाह दी थी। तो इतने अच्छे व्यक्ति जो है महात्मा गांधी को
आखिर अब तक नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि मरणोपरांत जो है नोबेल प्राइज 1974 में जो है रद्द कर दिया गया। मरणोपरांत नोबेल प्राइज 1974 के बाद नहीं दिया जाता है। तो 1974 के बाद मरणोपरांत अब नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, चूंकि अब महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक और बात दिखती है कि जब चूंकि 1901 में ही नोबेल प्राइज की शुरुआत हो गई थी देना, तो 1901 के बाद भी तो दिया जा सकता था महात्मा गांधी को, क्योंकि 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने श्वेत अश्वेतों के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया था, तो उसके लिए भी तो कम से कम दिया जाता था। तो इनको जो है महात्मा गांधी को आप 5 बार जो है नॉमिनेट किया गया था देने के लिए, लेकिन एक भी बार नहीं दिया गया। तो ये भी आपको कथन जो है क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया और कब कब नॉमिनेट किया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि 5 बार जो है नॉमिनेट किया गया और कब कब, तो 1937, 38, 39 और 47-48 में महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। किसके लिए? शांति के क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो कैसे याद रखिएगा आप, 1937, 1938, 1939 और उसके बाद 1947 और 1948। ओके, तो 37, 38, 39 ये तो तीनों लगातार है। उसके बाद क्या हो गया, 40 के बाद 47 में चले जाइएगा, 47, 48। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी बार इनको नहीं दिया गया। अब क्या कारण था, उसके क्या पीछे कारण था, वो चयनकर्ता समिति जो है जानती होगी। ओके, अब देखिए, अब इतना जानने के बाद जो है आपको आपके दिमाग में ये भी खटक रहा होगा बात कि आखिर नोबेल शांति जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक साल दिया जाता है, तो आखिर कब दिया जाता है, इसकी जो है चयन कब किया जाता है इन व्यक्तियों को। तो इन सारे व्यक्तियों को इस जो अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए जो है अक्टूबर में चयनकर्ता जो नोबेल फाउंडेशन है उसमें जो चयनकर्ता समिति है वो चयन करती है अक्टूबर में और नॉमिनेट कर देती है कि इन व्यक्तियों को जो है इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और नॉमिनेट तो आपके अक्टूबर, हर साल अक्टूबर में नॉमिनेट हो जाते हैं, लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है कब है, बांटा कब जाता है नोबेल प्राइज, वो आपका 10 दिसंबर को दिया जाता है। चूंकि 10 दिसंबर जो है 10 दिसंबर 1933 ईस्वी में, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर है 10 दिसंबर 1833 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस के ही रूप में जो है जन्म दिन को 10 दिसंबर को ही जो है नोबेल प्राइज जो है दे दिया जाता है। तो नॉमिनेट कब किया जाता है, आपके अक्टूबर माह में नॉमिनेट किए जाते हैं और 10 दिसंबर को जो है स्वीडन के राजा जो है उनके द्वारा जो है दिया जाएगा और दिया जाता है। तो यानी कि वहाँ के राजा द्वारा, स्वीडन के राजा के द्वारा जो है 10 दिसंबर को वो प्राइज दिया जाता है और नॉमिनेट कब किए जाते हैं लोग, आपके अक्टूबर माह में। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी जो है कोई भी फैक्ट यदि बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, उसका जो है आपके एडवाइस का सम्मान अवश्य करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको हमारी ये पूरी जो है स्टेटमेंट और पूरी लेक्चर और पूरे जो है हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि अब जो है हम इस तरह के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो है और टॉपिक जो है लाते रहेंगे, और हमारा जो सेशन है ITI पॉलिटेक्निक का वो भी कंटिन्यू रहेगा, वो भी चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग 19 कर लिए हैं, 18 कर लिए, 17 कर लिए और 2016 कर लिए, 2015 भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अधिक जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं, और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी जो है फैक्ट जो है ये आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम में
जो है जीके के तहत, जीके के पार्ट जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो है 1-2 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर जो है काफ़ी अच्छी से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे नहीं रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।